दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम संसद भवन को लेकर हमारे कुछ चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जो नया संसद भवन है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं, वो आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ईवीएम को लेकर मनोज झा ने क्या चिंता प्रकट की है। इससे पहले हमने दिखाया था आपको मनीष तिवारी की चिंता। अब मनोज झा जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, वो भी क्या कहते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। और साथ साथ कोशिश करेंगे, अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हुई तो हम कुछ बहुत ही संस्कारी दृश्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में, और फिर हमारी अपनी भी जो संस्कारिता जिस तरह से आजकल जो है वो खिल रही है और खेल रही है, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में गणेश उत्सव का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। वो हम कितने संस्कारी अपने आप को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो में हो पाए तो। पर ये जो पहले वादा किया है वो तो इस पर बात तो पक्की होगी। बात मैं बताना शुरू करूं इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो हमारी बातचीत जो है वो ये जो करने जा रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें। तो शुरुआत में करता हूं, प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं देखिए। अब नई संसद भाई साहब इतना बड़ा हमने खर्च कर दिया, कहते हैं कि उस 20,000 करोड़ रुपए का खर्च है, और वहां ये जा रहे हैं, वहां बैठे, कहा कि हमारा तो दम घुट गया। अब ऐसा क्यों, ये समझने की कोशिश कीजिए। सुनते हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, देखिए। 3-4 चीजें। एक तो भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक। सोच समझ के पुरानी पार्लियामेंट में बाहर लॉबी रखी गई थी, सेंट्रल हॉल रखा गया था। इसमें तो ऐसा लगता है सबको पेड़े में कैद कर दिया गया है। सेंट्रल हॉल ही मिसिंग है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, उसमें एयर सर्कुलेशन का शायद डिफेक्ट है, क्योंकि उस दिन 11 बजे से मैं बैठा हूँ और करीब 11:15 तक बैठा रहा। इन 13 घंटों में कम वहाँ का वातावरण दमघोटू हो गया था, यानी एयर सर्कुलेशन नहीं था अंदर। तीसरा, जो उसकी कुर्सी मेज है उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी जो मेज भी है सामने, उस पर आप पूरा लिख नहीं सकते, बड़ी छोटी सी। चौथा, उसका जो टेकने का है उसका पूरी तरह से टेढ़ा है, तो आप अगर ज़्यादा देर टेक लगा के उस पर बैठ जाएं तो आपकी पीठ दर्द करने लगी। तो कुल मिला के मोदी जी ज़्यादा प्रभावित हैं अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है, सुविधाएं दी हैं। मैं समझता हूँ वो खुलापन जो पुराने में था वो ज़्यादा व्यवहारिक, ज़्यादा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा। आप सर आर्किटेक्ट नहीं हैं, फिर भी आपको इतनी कमियां दिखी। इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुलाए जाते हैं भवन, संसद भवन जैसे निर्माण कला को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये काम शुरू होता है, इन चीज़ों का क्या ध्यान नहीं रखा गया? देखिए, इसके बनाने में जल्दबाजी थी। मालूम है मोदी जी 2014 में आ गए, 19 में आ गए, अब 24 में तो आना नहीं। तो वो चाहते थे उनका एक बन जाए जो इसे कहा जा सके ये मोदी जी ने बनवाया। और जिस तरह जल्दबाजी हुई है कि उसे आपने पहले तो उसका उद्घाटन कर लिया और शुरुआत उसकी पूरा एक सत्र वहीं चला गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम बटन दबाते रहे, सही बटन आई क्यों नहीं? सर्कुलेशन नहीं होगा तो लोगों की तबीयत खराब हुई, और कम से कम 50 सांसदों को मैं जानता हूँ कि उसकी एयर कंडीशन की वजह से बीमार पड़े। अब हर देखिए कैसी मानसिकता है, इतना बड़ा खर्च कर दिया गया, कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बनाया, और इतनी असुविधा कहते हैं कि मेरे जैसे 50 और को जानता हूं जिनको बहुत असुविधा हुई है। अब ये हमको मानने का मन तो नहीं हो रहा है कि इसका ध्यान नहीं रखा गया होगा। पर हाँ, ये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को हमारी जो है वो संसद में बैठने की आदत है नहीं। मुश्किल से जो है कभी-कभार आते हैं, बैठते हैं। तो जहाँ उनको नहीं बैठना है ज्यादातर,
वो तो बाहर अपनी चैम्बर में बैठ के ही जो है चीजों को देखते रहते हैं। तो हो सकता है शायद इस बात का ध्यान ना भी रखा गया हो, क्या करें। लेकिन संजय राउत ने कुछ बड़ी इमोशनल सेंटिमेंटल बात कर दी नए संसद को और पुराने संसद की तुलना को लेकर। ये मैं आपको सुना देता हूँ। जयराम रमेश जी ने जो कहा है, जो नया संसद भवन खड़ा किया है, वो एक बहुत बड़ा मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं, लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामना में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है, जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन, एक भव्यता है, ये हो सकती है। लेकिन पहले ही दिन गाली गलौच हो गई तो संसद की गरिमा ही खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। तो क्या है, ये गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है, क्या है वहां? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। राजा के मन में आ गया तो राजा ने अपने हिसाब से बना दिया। संजय राउत कहते हैं कि ये तो मोदीप्लेक्स है। ठीक है, अभी लोकतंत्र इतना तो बचा हुआ है कि आप अपने मन की बात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो करते रहते हैं हमेशा, लेकिन हम आपसे, आप जैसे लोग जो है वो भी कर सकते हैं। अभी इतना तो है, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए ईवीएम पर जब मनोज झा कुछ कहते हैं तो वो भी हम सुन सकते हैं। सुनिए। बैलेट पेपर की तरफ देखिए, बढ़ना चाहिए। अब मैं एक बात आपके माध्यम से कहूं कि ये पहली बार नहीं हुआ। ईवीएम को लेकर के कुछ बहुत ही जेन्युइन सवाल है और उन सवालों में से अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको निराकार करने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे मसलन एक बार डेमोन्स्ट्रेशन किया तो हमने कहा लेट्स अलाउ अस टू टच द मशीन, तो बिना वो टच करने की इजाजत नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर उसमें मैनिपुलेशन की संभावना है तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, अंत महत्वपूर्ण है। आउटकम क्या है, लोगों के मन में संदेह ना हो। दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम इस्तेमाल करके वापस चले गए पेपर बैलेट पे। न जाने क्यों हमारे इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो आर्टिकल 324 को मिसरीड करते हैं। वो किसी उपकरण के पक्ष में नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पक्ष में। जहां सबकी सहमति हो उस पर जाइए। दूसरा विकल्प है 100% वीवीपैट काउंट करिए। तो वो कहते हैं पर बहुत दिन लग जाएंगे। कई देशों में 2-3 दिन लगता है। और अब तो टेक्नोलॉजी गिनने की बहुत तेज आ गई है। पहले हाथ से वो गिनना नहीं, अब मशीन में डालिए ना। बड़े बड़े लोग तो नोट गिनने की मशीन रखते हैं, तो ये गिनना हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर बहुत शंका और संदेह है और इनका निराकरण लोकतंत्र के हर पहलू को। और इस बात के हम तो पक्षधर हैं पहले से। आप जानते हैं कि वो, हम उसको कहते हैं कि वो जिन है जो जब भी चिराग से निकलता है और पूछता है कि बोलो क्या हुक्म है मेरे आका, तो आका फिर जो कहते हैं वो करके देता है। ईवीएम हमारे लिए, हमारी समझ में वो जिन है। वो आप अपने आका का कहा मानता है। आका कहे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करो, तो वो उतना ही करेगा। वो जिन जो है ना, उसको वापस चिराग में बंद करना बहुत जरूरी है। और लाइए ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, बैलेट पेपर लाइए ना। दुनिया में, अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है, इतना डेवलप्ड कंट्री है। जापान में क्या आपने ईवीएम से होते हुए कभी सुना है क्या? वहां तो एक एक सेकंड की कीमत है। विकसित देशों में एक एक सेकंड की कीमत होती है। फिर भी अगर वहां
बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। स्विट्जरलैंड से बड़ा तो कोई देश नहीं है समृद्ध। तो वहां पे लोग क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात कह रहे थे ना, हमारे संविधान के आर्टिकल का हवाला देते हुए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की उसने। तो जब शंकाएं हैं तो उसको क्यों फिर निर्मूल नहीं करते? और चुनाव आयोग नहीं मानेगा, मैं आपको बता दूं, ये भी सच है। अब हम कुछ आपको दृश्य दिखाने वाले। हमारे जो संस्कार इतने अब देश में हम सबके इतने अब फले और फूले हैं कि पूछिए मत। मतलब कि उसका तो हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ दिखा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, इनका नाम बताया जा रहा है कैलाश गुर्जर जी, मध्य प्रदेश हैं। अब उनके में ज्यादा मतलब अगर इसमें अगर म्यूजिक रहा तो मैं उसको ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है। सिर्फ मैं अगर म्यूजिक नहीं है, मुझे पता नहीं मेरी टीम ने, अब मैंने कहा था म्यूजिक जो है एडिट कर देना। अब देखते हैं अगर वो म्यूजिक रहा तो सिर्फ झलक दिखा के मुझे आपको तुरंत वापस मुझ तक जो है आपको लौटना पड़ेगा। देखिए, हाँ, बात को माना है हमारे एडिटर ने, जो है महेंद्र भाई, उन्होंने हमारी बात को माना है तो ये गायब कर दिया है। तो ये देखिए, ये है संस्कारी नेता कैलाश गुर्जर जी, और ये है वो ये नृत्यांगना। और कितना संस्कारों का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देखिए पब्लिक मंच पे ये सब हो रहा है। इनके चेले चपाटे जो हैं वो भी इसका आनंद ले रहे हैं और नेताजी को और प्रोत्साहित कर रहे हैं। और नेताजी भी जो है अब जनता की बात को कहाँ टालेंगे। तो देखिए क्या क्या दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हमको लगा कि आप देखिए, उठा लिया। जनता का बोझ उठाना हर एक नेता का कर्तव्य होता है, वो बहुत ठीक से करते नजर आ रहे हैं वो। अब ये भी एक देख लीजिए, ये जो है ना, ये इसका भी हमने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है। हमको बताया जा रहा है कि ये थोड़ा पुराना दृश्य है, लेकिन दृश्य तो है और बीजेपी के मंच से ही है। और वहां पे ये जो नर्तकी जो है वो जिस तरह के ये जो डांस के स्टेप कर रही है, आप उसमें हम और तो क्या कह पाएंगे आपको, लेकिन आप खुद जो है अपनी आंखों से देखिए। और जो फिर जो उत्साह और जो जोश दिखता है मंच पर और मंच के नीचे, कमाल है। मतलब कि संस्कार का समंदर जो है वो छलक रहा है। ये दृश्य जो है हमने कहा कि आपको ये भी दिखाएं। और इतना ही नहीं, सिर्फ बीजेपी तक इस चीज को क्यों सीमित रखे भाई? हम और आप सब, हम और आप सब की बात कर रहा हूं। हम अब हमारे जो त्योहार मना रहे हैं, हमने उस दिन वो दिखाया था जब वो कावड़ यात्रा चल रही थी, हमने कहा था कि किस तरह से वो कैसी कैसी नृत्य अंग भंगिमाएं जो है उसके साथ को महादेव का नाम लेते लेते आप जहां निकले हैं कावड़ यात्रा पे, वहां ऐसा आप अश्लील डांस करेंगे, करवाएंगे, वो तो दिखाया था। अब ये भी दिखा देते। गणेश उत्सव का मामला है ये। अब देखिए ये दृश्य भी देख लीजिए आप। ये महालक्ष्मी पूजा समिति है, ठीक है। ये गणेश उत्सव का आयोजन है बताया जा रहा है। और वहां किस तरह के कपड़ों में, म्यूजिक तो मैंने इसको म्यूट कर दिया क्योंकि हम सुना नहीं सकते आपको। पर ये कैसी पूजा समिति है, ये कैसी पूजा हो रही है, और ये कैसे दृश्य जो है हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों में अब बड़ी सहजता से जो है वो निर्मित करते जा रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, ये हम समझ नहीं पा रहे। ये कैसी पूजा, किसकी पूजा, और इस तरह की पूजा क्यों की जा रही है? ये और लोग जो हैं बड़े चाव से उसको देख रहे हैं। मैंने वो एम्बियंस जो है वीडियो का, जो म्यूजिक और ये जो बाकी का ऑडियो है वो मैंने म्यूट करवाया हुआ है क्योंकि वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। लेकिन मैंने कहा दिखा दूं कम से कम, अगर देखने से अगर आपकी आंखें खुल जाए तो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर ये देख के भी अगर आपकी आंखें, ये हिंदू संस्कृति हो सकती है जिसका, ये क्या सनातन संस्कृति हो सकती है जिसका हम लोग जो है वो इतना सीना तान के हम लोग कहते हैं कि हम सनातनी, हम हिंदू है। ये पूजा उत्सव में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में ये कैसे हो सकता है? अगर आप में से कोई भी मुझे अगर कोई लिख के बता दे इसका कोई तर्क, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी मुझ पे।
तो अब देखिए क्या आप इसमें क्या कहेंगे आप? हमारे तो शब्द सूख गए ये सब देख के। आप आपको अगर हमारा तो सूखा पड़ गया शब्दों का, हम नहीं कुछ कह पा रहे। आपको अगर कुछ सूझ रहा है तो हमको लिख के ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ और भी बहुत थोड़ा लंबा है ये। लेकिन मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरी एक अपनी खुद की मर्यादा है तो माफ़ कीजिएगा, इससे आगे और मैं नहीं देख पाता। जो मुझे मैं जब को आपको दिखाना होता है तो मुझे भी सामने देखना पड़ता है। तो ये कौन-सा सनातन, कौन-सा हिंदू धर्म, कौन-सा धार्मिक अनुष्ठान, ये क्या मर्यादा है? ये क्या हमारे संस्कार हैं या फिर यही है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। आज इस वीडियो पर जो है हमने आपको जो-जो बातें सुनाई, दिखाई और अवगत कराया आपको, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, हमको लिख के ज़रूर से बताइएगा। ये हमारा कमेंट बॉक्स है नीचे। और अगर आपको बात हमारी पसंद आती हो, तो इस वीडियो को आप फिर लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।